सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। सद्गम्या तमसोमा ज्योतिर्गम्या। Lord, lead me to the light of knowledge from the darkness of ignorance. नमस्कार। Hello, Kendriya Vidyalaya number 1 Bhopal. Welcome all the viewers to its YouTube channel, Small Steps Toward Big Goals. Today we have two very prominent members here. On behalf of Kendriya Vidyalaya number 1 Bhopal, extend a hearty welcome to Dr. Anshuman Upadhyay, Assistant Regional Director, Indira Gandhi National Open University, Regional Center, Bhopal. Welcome, sir. नमस्कार मैम। Namaskar, sir. I also extend my welcome to Dr. Smriti Gargal, Assistant Regional Officer, Regional Director, Indira Gandhi National University, Regional Center, Bhopal. Welcome, ma'am. नमस्कार। आज का दौर एक डिजिटल एरा है। हाँ, ये बात सच है कि पैंडेमिक के चलते हम अपने बच्चों से, विद्यार्थियों से कुछ कहीं ना कहीं कुछ दूर हैं, पर अगर मन में हो विश्वास तो सब कुछ मुमकिन है। टीनेज, इट इज द एज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कंफ्यूजन्स। टीनेजर्स की इसी बात को समझते हुए हमने विभिन्न प्लेटफॉर्म से उनकी समस्याओं को इकट्ठा किया है। Since the process is extremely confidential, so we have generalized the most common queries we have received. In the first webinar, we had an orientation session about open and distance learning programs with the experts of IGNOU. Today, in the stretch of same series, we are going to discuss about alternate options for passion and profession. Let's explore the world of wisdom under the title Nothing Can Stop Us. बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात मैं केंद्रीय विद्यालय के सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों का स्वागत करना चाहूंगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय क्षेत्र गेंद भोपाल की ओर से। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ये एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। जब हम विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो इसका अभिप्राय होता है कि जब आप क्लास 12th पास कर लेते हैं, उसके बाद की जो आप शिक्षा ग्रहण करते हैं वो विश्वविद्यालय स्तर पर किया जाता है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय भारत का ही नहीं अपितु पूरे विश्व का विशालतम विश्वविद्यालय। इट इज अ मेगा यूनिवर्सिटी एंड यूनेस्को हैज गिवन इट्स टाइटल ऑफ पीपल्स यूनिवर्सिटी। ये विश्वविद्यालय अपनी गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। जैसे आप लोगों ने एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी होगी, उसी तरह जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की बुक्स हैं जिसको हम सेल्फ लर्निंग मटेरियल कहते हैं, उसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। इसके लिए विश्वविद्यालय को विश्व प्रख्याति मिली है। और इसके अतिरिक्त जो विश्वविद्यालय की जो विशेषता है कि आपको आप जिस भी क्षेत्र में चाहें उस क्षेत्र में आपको पारंगत बना सकता है। इट कैन मेक यू एक्सपर्ट through different types of academic programs offered by this university. इसके अतिरिक्त फीस बहुत कम है, शुल्क बहुत कम है, तो बहुत ही इकोनॉमिकल उसमें आपको उच्च गुणवत्ता शिक्षा आपको प्राप्त होती है। और आप जहां रहते हैं आपके घर द्वार पर यह विश्वविद्यालय आता है और वहां पर आपको शिक्षा देता है। आप लोगों ने सुना होगा कि जो प्यासा है वो कुएं के पास जाता है, लेकिन इस विश्वविद्यालय में उल्टा है। विश्वविद्यालय आपके घर द्वार पर जाता है और आपको जो भी आपको शिक्षा चाहिए वो देता है। दूसरी बात, इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी कंपोनेंट है। फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन। लचीलापन अगर हम कहें तो इसका अभिप्राय ये है कि आप अपनी गति से अपने स्थान पर अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकते हैं। तो ये कुछ बिंदु थे विश्वविद्यालय के बारे में जिनको मैं बताना चाहता हूं। और ये एक
दूरस्थ शिक्षा जो है, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा, अगर आप इतिहास को देखें तो एकलव्य जो था वो पहला छात्र था दूरस्थ शिक्षा का, और जो कन्वेंशनल बोर्ड में उस गुरु के जो सबसे अच्छे धनुर्धर थे अर्जुन, उनसे भी अच्छा वो धनुर्धर निकला। तो ये हम लोग एक एग्जाम्पल देते हैं जब हम ओडीएल सिस्टम की बात करते हैं। सर बहुत अच्छी बात बताई आपने आपके विश्वविद्यालय के बारे में। जी। तो अभी जो हमने बच्चों से क्वेरीज इकट्ठी की जी, है, बिल्कुल। उसमें सबसे ज्यादा जो क्वेरीज आई हैं वो आई है जो क्लास 12 में कॉमर्स लिया बच्चा अब सीए करना चाहता है। जी। अब सीए तो अपने आप में ग्रेजुएशन है नहीं, जी। तो उसके ऊपर बड़ा प्रेशर रहता है पेरेंट्स का कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम क्लियर नहीं कर पा रहे हो, 3 साल बाद कहाँ खड़े रहोगे। तो ऐसे में आपका विश्वविद्यालय इन बच्चों की क्या मदद कर सकता है? ये बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है, वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन, क्योंकि सीए का करियर काफी लोग परस्यू करते हैं, खासतौर जो कॉमर्स लेते हैं। इसके अतिरिक्त लोग सीएस कंपनी सेक्रेटरीशिप और आईसीडब्ल्यूए, ये दो उसके पैरेलल मेंबरशिप इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें लोग मेंबरशिप लेना चाहते हैं। जैसा कि आपने सही बताया कि ये जो है ये प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, और इनमें इनको उत्तीर्ण करने के बाद व्यक्ति को उस इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप मिलती है। लेकिन जब हम डिग्री की बात करते हैं या किसी शैक्षणिक कार्यक्रम की बात करते हैं तो कोई विश्वविद्यालय का होना अनिवार्य है, क्योंकि विश्वविद्यालय ही डिग्री प्रदान कर सकता है। तो इग्नू में जो बच्चे सीए कर रहे हैं उनके लिए कई सारे प्रावधान रखे हैं। सबसे पहले तो हमारी तीनों इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेशन है, चाहे वो इंस्टीट्यूट ऑफ सीए है, चाहे इंस्टीट्यूट ऑफ सीएस हो या इंस्टीट्यूट ऑफ आईसीडब्ल्यूए है। तो जब भी इसमें जो बच्चे सीए करते हैं उनके 2 तरीके होते हैं। एक 12th के बाद जो करते हैं वो सीपीईटी कोर्स को पास करते हैं, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास करते हैं, सीपीटी टेस्ट को पास करते हैं। और जब वो पास कर लेते हैं तो इग्नू में वो एडमिशन ले सकते हैं। एक हमारा प्रोग्राम है बीकॉम ए एंड एफ, मैंने अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस, ये कोर्स है। और ये कोर्स में क्या होता है कि कुछ ये प्रोग्राम है, इसके कुछ जो अंश है वो इग्नू के कोर्सेज होते हैं, और बाकी सारी चीजें जो क्रेडिट होती है वो जो सीए में पढ़ते हैं वो ट्रांसफर हो जाता है। तो साथ साथ वो सीए करते हैं, और जैसे ही वो उनका ये पूरा हो जाता है इंटरमीडिएट, तो उसका ये ट्रांसफर हो जाता है, और उसके बाद उनको बीकॉम ए एंड एफ की डिग्री मिलती है। तो इस तरह वो सीए और बीकॉम की डिग्री एक साथ ले सकते हैं, और ये डेडली कॉम्बिनेशन। जब वो इंटरमीडिएट कर लेते हैं तो वो और इधर से बीकॉम कर लिया, उसके बाद वो एमकॉम भी कर सकते हैं, जिसको हम स्पेशल एमकॉम कहते हैं, उसको एमकॉम फाइनेंस एंड टैक्सेशन कहते हैं, एफएनटी कहते हैं। और इस तरह से वो जब एक बच्चा सीए कर लेता है तो उसके पास 2 डिग्री हो जाती है, डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है। वो एमकॉम एफएनटी होता है और सीए के उसके पास मेंबरशिप होती है। आपने जो कहा कि अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट चाहता है कि हम अपने साल ना खराब करें और सीए भी हो जाए और सीपीटी भी नहीं क्लियर कर पा रहा है, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए हमारा जो बीकॉम का जो कोर्स है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो साथ साथ बीकॉम भी करें, और उसको सीए के जो सीपीटी एग्जाम्स और जो सीए के एग्जाम्स को क्लियर करने में उसको बहुत उसमें लाभ मिलता है। बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन दी सर आपने, क्योंकि हमारे बच्चे की ये क्वेरी थी कि मैं सीए के बाद में यूपीएससी भी क्रैक करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। तो और यहाँ जो हमारे ह्यूमैनिटीज के बच्चे निकलते हैं, ज्यादातर का टारगेट होता है यूपीएससी क्रैक करना, लेकिन हाउ टू गो अबाउट इट ये बड़ी जल्दी समझ में नहीं आता है। थोड़ा टाइम खराब होने के बाद ही शायद बच्चे समझ पाते हैं कि मुझे इसमें कैसे करना है, क्या कोर्स करना है, कैसे पढ़ाई करना है। तो अभी बातचीत के दौरान आपने मुझे बताया था कि इग्नू इस बारे में काफी मदद करता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं तो किसी भी विद्यार्थी के, उनके अभिभावकों के जहन में एक ही बात आती है, वो है यूपीएससी, जिससे व्यक्ति कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है, जिससे कलेक्टर, आईपीएस और बहुत सारे सेवाएं हैं जिसमें रिकमेंड करता है यूपीएससी। और यूपीएससी को मदर ऑफ ऑल एग्जामिनेशन कहा जाता है। जो एग्जामिनेशन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं वो मदर ऑफ ऑल एग्जामिनेशन कहा जाता है। उसके अतिरिक्त स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके बाद लोग ग्रेजुएट करके एसएससी को भी क्रैक करते हैं,
और भी बहुत सारे जो सरकारी सेवाएं हैं उसमें जो कंपटीशन होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, उसका पैटर्न ऑलमोस्ट एक जैसा होता है। तो जो यूपीएससी की तैयारी अगर स्टूडेंट्स 11 से करना शुरू करते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। और इग्नू में 10+2 पास जो होते हैं उनको या तो ग्रेजुएशन कर सकते हैं या उसके साथ साथ कुछ ऐसे पाठ्यक्रम कर सकते हैं जिनको हम सर्टिफिकेट प्रोग्राम कहते हैं। सर्टिफिकेट प्रोग्राम 6 मंथ्स के होते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट ने 12th पास करके आप किसी स्टूडेंट ने अगर किसी कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम में बीए या बीकॉम या किसी भी ग्रेजुएशन स्तर पर उसने एडमिशन लिया, वो 3 साल वहां पढ़ता है। और अगर कोई विद्यार्थी, उसके समकक्ष विद्यार्थी, उसने वो ग्रेजुएशन कर रहा है, अगर वो आर्ट्स कर रहा है, उसने एनवायरमेंटल साइंस में 6 महीने का सर्टिफिकेट कर लिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कर लिया, ह्यूमन राइट्स में 6 मंथ्स के सर्टिफिकेट कर लिए, और भी बहुत सारे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कर लिया, फंक्शनल इंग्लिश में, से बहुत सारे लोगों को इंग्लिश बोलने या उसमें दिक्कत होती है, तो फंक्शनल इंग्लिश में अगर उसने सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया, तो जब वो एक सामान्य ग्रेजुएट निकलता और एक ग्रेजुएट निकलता जिसके पास 3-4 तरीके के सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स होते हैं जो इग्नू द्वारा उसमें दक्ष बनाता है, उस विषय पर दक्ष बनाता है, तो उसकी जो स्किल्स है, खासतौर राइटिंग स्किल्स, उसकी जो एक्सप्रेशन के स्किल्स होते हैं, जो लॉजिकल कहने की बात होती है, वो काफी इंप्रूव्ड रहेगी। और यूपीएससी की जब हम बात करते हैं तो इन स्किल्स पर बहुत फोकस होता है, क्योंकि बहुत संक्षिप्त में उनको प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, पहली बात। दूसरी चीज, उनको इंटरव्यू और ऐसे, इन ये 2 ऐसे विषय हैं जिसमें एक दिन में आदमी तैयारी नहीं कर सकता। क्लास 9, 10th, 11th तो पूरा इट टेक्स लॉन्ग इयर्स टू मेक दिस प्रिपरेशन। तो अगर हमारे विद्यार्थी इस तरह के चीजों पर सोचते हैं और सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स को साथ साथ करते हैं, तो डेफिनेटली उनको यूपीएससी या उसके जैसे एग्जामिनेशन क्रैक करने में काफी एडवांटेज रहता है, दूसरे स्टूडेंट से एडवांटेज रहता है। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कि आपकी एनसीईआरटी की बुक्स है, और जो भी यूपीएससी प्रिपेयर करता है वो प्रीलिम्स स्तर पर एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ता है। लेकिन प्रीलिम्स तो सिर्फ एक आपको गेटवे होता है जिससे आप आगे मेंस में अपीयर कर सकते हैं। मेन एग्जामिनेशन मेंस और इंटरव्यू होता है। तो जो मेंस के जो सब्जेक्ट्स हैं और जो जनरल स्टडीज हैं, उनमें जो एम्फेसिस दिया जाता है वो इग्नू की जो टेक्स्ट बुक है उससे होता है, क्योंकि जो इग्नू सेल्फ लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करता है वो कोई एक व्यक्ति द्वारा नहीं लिखा गया है, वो बहुत सारे उस विषय में जिन्होंने अपने पूरे जीवन उस विषय को साधा है। सपोज मान लीजिए जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो जो उस विषय के सबसे अच्छे टीचर्स हैं भारतवर्ष में, उन्होंने मिलकर उस पाठ्यक्रम को तैयार किया जिसे हम सेल्फ लर्निंग मटेरियल कहते हैं। और ये सेल्फ लर्निंग मटेरियल जब भी कोई इग्नू का कोर्स ज्वाइन करता है या कोई भी प्रोग्राम ज्वाइन करता है तो उसको प्रोवाइड किया जाता है और स्टूडेंट को वो पढ़ना होता है। जैसे आपने टेक्स्ट बुक देखा होगा कोई भी, तो टेक्स्ट बुक कोई एक व्यक्ति लिखता है, लेकिन हमारी जो इग्नू की पाठ्यक्रम है, जो उसकी पुस्तकें हैं, उसको एक विषय विशेषज्ञों की टीम में लिखा है और इतना संक्षिप्त में लिखा है कि आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पूरा गागर में सागर नजर आएगा, और इस तरह से आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को उस विषय में कंप्लीट करने में आपको काफी सहायता प्रदान होती है। सर, एमबीए एंट्रेंस पे कुछ फोकस करेंगे? एमबीए, देखिए एमबीए जो होता है वो मास्टर्स लेवल प्रोग्राम है, जो कोई भी व्यक्ति ग्रेजुएशन कर सकता है और वो एमबीए कर सकता है। जब आदमी ग्रेजुएशन कर लेता है तो हमारे पास एक ओपन मेट एग्जामिनेशन होता है जो एक क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, उसको क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद इग्नू एमबीए की डिग्री प्रोवाइड कराता है। इग्नू में आप एमबीए 2.5 साल में कर सकते हैं, 2.25 साल से 2.5 साल तक उसका ड्यूरेशन है, और वो मॉड्यूलर स्ट्रक्चर है कि आपने इतना कर लिया तो आपको एक डिग्री प्रोवाइड की गई, अगर आपने इतने कोर्सेज, इतने क्रेडिट्स कंप्लीट कर लिए तो आपको डिप्लोमा इन मैनेजमेंट मिला, उसके बाद आपने किया तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट मिला, और जब आपने 21 कोर्सेज को कंप्लीट कर लिए तो आपको मैनेजमेंट की डिग्री। तो इग्नू में एक और विशेषता है कि एक मॉड्यूलर स्ट्रक्चर्स होता है, एक कुछ पैकेज है, उस पैकेज को आप करके आप उसको एग्जिट कर सकते हैं एक डिग्री के साथ। ये बहुत अच्छा होता है, और अगर मान लीजिए आप उसको आगे फ्यूचर करना चाहें तो आप उसको फ्यूचर में भी आप उसको ले जा सकते हैं और कंप्लीट डिग्री कर सकते हैं। इस पूरी व्यवस्था को मॉड्यूलर अप्रोच कहते हैं, और इग्नू में कई सारे मास्टर्स लेवल के प्रोग्राम्स, इवन कंप्यूटर्स के प्रोग्राम्स मॉड्यूलर अप्रोच पर चलते हैं, और विद्यार्थियों को ये सुविधा होती है कि जब उनको चाहे तो वो अपने प्रोग्राम से एक डिग्री के साथ एग्जिट कर सकते हैं। ये बात तो रही कन्वेंशनल प्रोफेशंस की।
पर आजकल देखा जाता है कि विद्यार्थियों का रुझान नॉन कन्वेंशनल प्रोफेशंस की ओर भी बढ़ रहा है। As we see, yes, youngsters seems to be very much fascinated toward exploring new knowledge, new places and new ideas, I must say. तो क्या इग्नू में ऐसा कुछ प्रावधान है कि they can make their passion a profession? आपने बिल्कुल सही बात कही श्रुति। इस समय जो हमारे छात्रगण हैं जो आगे अपने करियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, उनके सामने बहुत सारी फील्ड्स हैं और उसमें जो ट्रैवल और टूरिज्म है ये एक बहुत ही ज़्यादा अभी इस पर स्कोप है और लोगों को उसमें क्रिएटिविटी का भी चांस मिलता है, या चाहे किसी भी फील्ड की जो हमारे लर्नर्स हों उनको इसमें बहुत आगे बढ़ने की सुविधा मिलती है। तो इग्नू में पिछले कई वर्षों से हमारे कई ऐसे प्रोग्राम्स डेवलप हैं जो टूरिज्म को एम लेकर के चलते हैं। जैसे अगर 12th के बात करना चाहें तो बैचलर इन टूरिज्म स्टडीज करके एक बैचलर डिग्री प्रोग्राम है जो पूरी तरह से टूरिज्म को फोकस करता है। आप जानते हैं कि टूरिज्म का जो चाहे वो अर्बन टूरिज्म हो आज की डेट में, चाहे एनवायरमेंटल टूरिज्म हो, चाहे नेचर देखने लोग जाना पसंद करते हैं उस तरह का टूरिज्म हो, रूरल टूरिज्म अभी नया एक कॉन्सेप्ट आया है, और ट्राइबल टूरिज्म। तो इस तरह के जो नए नए कॉन्सेप्ट्स हैं और साथ में जो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो उसमें बैचलर ऑफ टूरिज्म स्टडीज किया जा सकता है। इसी में एक बैचलर ऑफ आर्ट्स में हमारा वोकेशनल प्रोग्राम भी है जो टूरिज्म स्टडीज में है। तो 3 ईयर प्रोग्राम है, लेकिन इसका मैक्सिमम जो टाइम मिलता है लर्नर्स को वो 6 वर्ष का मिलता है। इसी के साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ, जैसे आगे भी टूरिज्म के बारे में बात करेंगे, लेकिन जो मैं आपको बताया कि मिनिमम 3 ईयर्स है, मैक्सिमम 6 ईयर्स है। जो इग्नू के जितने भी प्रोग्राम्स हैं चाहे वो किसी भी फील्ड के हों, उन सभी में एक मिनिमम ड्यूरेशन होता है और एक मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है। तो जैसे बीए का अगर उदाहरण ले लें या बीटीएस का उदाहरण ले लें या ग्रेजुएशन के जो प्रोग्राम्स है, मिनिमम 3 साल में उनको कंप्लीट करना होता है, लेकिन उनको कंप्लीट करने के लिए मैक्सिमम 6 वर्ष का समय लगता है। तो इस तरह के सब क्या होता है, ऐसा मानते हैं इग्नू में कि अगर वो व्यक्ति 3 साल में नहीं कंप्लीट कर पाया तो ऑलरेडी वो रजिस्टर्ड होता है 6 साल के लिए, और जो अपने जो भी पेपर्स जो कोर्सेज होते हैं उनको वो छूट गए हैं, मान लीजिए फर्स्ट ईयर में कोई पेपर छूट गया, सेकंड ईयर में कोई पेपर छूट गया या थर्ड ईयर में छूट गया, वो सभी जो है आगे चल करके भी उसको कंप्लीट किया जा सकता है। तो इस तरह की व्यवस्था है और क्रेडिट बेस्ड सिस्टम रहता है इग्नू में। तो ये जो है इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी इग्नू में मिलती है जो आजकल आप अगर टूरिज्म की बात करें तो टूरिज्म इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस का बहुत इम्पोर्टेंस है। तो अगर जॉब ऑन जॉब करते करते एक्सपीरियंस लेते लेते या एक्सप्लोर करते करते भी वो इग्नू के साथ अपनी बैचलर डिग्री स्टूडेंट्स कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ ही एक डिप्लोमा प्रोग्राम भी है टूरिज्म में। एक हमारा एक नया डिप्लोमा लॉन्च हुआ है, डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट। तो इवेंट मैनेजमेंट में जो डिप्लोमा है ये लगभग सभी फील्ड्स को, काफ़ी फील्ड्स को ये फायदा पहुंचाता है और नए जो हमारे लर्नर्स हैं उसमें काफ़ी रुचि दिखा रहे हैं। जी हाँ, इवेंट मैनेजमेंट का भी क्रेज काफ़ी बढ़ गया है आजकल। हाँ जी, तो ये जो इवेंट मैनेजमेंट है ये सिर्फ टूरिज्म ही नहीं बल्कि दूसरे जो प्रोफेशंस हैं इससे मिलते जुलते, या इवन कई लोग तो किसी भी प्रोफेशन में हो जो मैनेजमेंट कर रहा होता है उसको इवेंट मैनेज करने होते हैं, चाहे वो ऑफिशियल हो या किसी और तरह के, तो उसमें वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये एक टूरिज्म के लिए है। इसके अलावा जो हमारे पास रेंज ऑफ सर्टिफिकेट कोर्सेज है, बहुत सारे हैं। तो ये डिपेंड करता है क्योंकि टूरिज्म एक बहुत वास्ट सेक्टर है और इसमें जो है अलग अलग व्यक्ति की रुझान और रुचियों के हिसाब से बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज है। जैसे आपको एक उदाहरण दूं कि टूरिज्म में आजकल फूड टूर ट्रैवल बहुत चल रहा है। तो अगर कोई फूड ट्रैवल कर रहा है तो उस ट्रैवलर को, अगर ट्रैवलर की बात करें तो उसको ये आइडिया होना चाहिए कि फूड की क्वालिटी क्या है या न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। तो इस तरह का एक हमारे यहाँ सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन, और इसी का एक डिप्लोमा प्रोग्राम है, डिप्लोमा इन DNHE करके, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। तो ये जो प्रोग्राम्स हैं ये भी इसमें हेल्प कर सकते हैं। फिर इसके अलावा एनवायरनमेंट साइंस या दूसरे जो भी हैं, तो ये डिपेंड करता है कि वो जो ट्रैवल इंडस्ट्री में एंटर करने वाले हैं हमारे लर्नर, वो उस किस तरह के उसके इंटरेस्ट हैं। तो वो बहुत सारे दूसरे सर्टिफिकेट कोर्सेज भी अपने ग्रेजुएशन के साथ कर सकता है।
BDS करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है वही लर्नर मास्टर्स इन टूरिज्म स्टडीज भी कर सकता है। तो ये भी इग्नू में अवेलेबल है। और आप कुछ कहें? जी, मैं इसमें ऐड करना चाहता था अपने विद्यार्थियों और केंद्रीय विद्यार्थी के अभिभावकों के लिए कि हम लोगों ने 3-4 शब्दों का प्रयोग किया, जैसे सर्टिफिकेट प्रोग्राम, डिप्लोमा और ग्रेजुएशन यानी बैचलर्स लेवल। इसमें क्या अंतर है, इनको जरा सा बहुत संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि जो भी 12th पास करेंगे, जब आप विश्वविद्यालय स्तर पर आएंगे तो आप जब 3 वर्षीय कार्यक्रम करते हैं, 3 इयर्स प्रोग्राम, वी कॉल इट बैचलर्स यानी ग्रेजुएशन जिसको शब्दों में, और अगर आप सरल शब्दों में समझें तो BA, BCom, BSc होता है। और उसके साथ जो 1 वर्षीय कार्यक्रम है जिसका एलिजिबिलिटी 10+2 होता है, उसको हम लोग डिप्लोमा कहते हैं। वो 1 वर्ष का होता है, वो डिप्लोमा कहते हैं। और जो 6 माह का पाठ्यक्रम होता है, जो 6 मंथ्स प्रोग्राम्स होते हैं, उनको हम सर्टिफिकेट प्रोग्राम कहते हैं। ये एक टर्मिनोलॉजी का है जो सभी विद्यार्थियों को समझना चाहिए। और ये जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स है वो आप साथ साथ कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, चाहे आप वो इग्नू से ग्रेजुएशन कर रहे हो या आप कहीं से भी ग्रेजुएशन कर रहे हो, और वो आप साथ साथ इसको कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जैसे मैडम ने किया कि पैशन की बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति को टूरिज्म में पैशन है और वो BA कर रहा है, या उसके घर वालों ने कहा नहीं आपको BCom करना है या BSc करना है, लेकिन उसका पैशन है, तो वो साथ साथ हमारे ज्ञान से सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर सकता है। अब जब हम इतने सारे प्रोग्राम्स की बात करें तो शुरू में मैं विद्यार्थी को बता दूं, इन प्रोग्राम्स की डिटेल इग्नू के कॉमन प्रोस्पेक्टस में उपलब्ध है। अभी स्तुति मैडम आपको और विस्तार से बताएंगे। और ये प्रोस्पेक्टस इग्नू की वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप सभी लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं और ये देख सकते हैं। उसमें सीक्वेंस वाइज में लिखा, पहले ग्रेजुएशन स्तर के कार्यक्रम, फिर डिप्लोमा स्तर के कार्यक्रम, फिर सर्टिफिकेट स्तर के कार्यक्रम, और आप उसको ब्राउज कर सकते हैं कि आपको कौन सा रुचि रखता है और किधर आप जाना चाहते हैं। दूसरी चीज, जो जब भी कोई विद्यार्थी स्कूल छोड़ता है तो उसके बाद वो ज्यादातर ग्रेजुएशन स्तर पर जाता है। जब हम ग्रेजुएशन की बात करते हैं, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि आज ही शायद मध्य प्रदेश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है। हम लोगों ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो इंटीग्रेट किया गया था कंपोनेंट, वो हम लोगों ने ग्रेजुएशन स्तर पर इनकॉर्पोरेट कर दिया है। तो हमारे ग्रेजुएशन में क्रेडिट सिस्टम और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, CBCS सिस्टम है, जिसमें इतने क्रेडिट आपको मूलभूत आधारभूत पाठ्यक्रमों को लेने, इतने विषय में लेने, इतने वोकेशनल चीजों में लेने, इस तरह से क्रेडिट सिस्टम है। ज्यादा मैं उस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार ही तैयार किया गया पाठ्यक्रम है आप लोग के। और ये पाठ्यक्रम जो है सामान्य ग्रेजुएशन है, सामान्य जिसको हम BA जनरल कहते हैं, BCom, BSc, और उसके अलावा 9 से 10 विषयों में ऑनर्स है। ज्योग्राफी में ऑनर्स, आपका इंग्लिश में ऑनर्स, आपका पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स। तो इस तरह से कुछ विषयों में ऑनर्स है, कुछ विषय BA स्तर पर भी लॉन्च किए। तो ये कुछ विषयों में ऑनर्स है और कुछ विषय BA स्तर पर लॉन्च है, जिसमें हम कहते हैं BA ऑनर्स, यानी आप किसी एक विषय में ज्यादा क्रेडिट्स पढ़ लेते हैं तो उसको ऑनर्स की डिग्री दी जाती है। और अगर आप सामान्य स्तर पर पढ़ते हैं तो उसको BA सामान्य या BA जनरल की डिग्री दी जाती है। तो ये अंतर था, मैं विद्यार्थियों को बताना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, और ये कहीं ना कहीं बच्चों की कंफ्यूजन को भी दूर कर सकता है कि अगर आप कंफ्यूज हो किसी फील्ड को लेकर या किसी प्रोफेशन को लेकर, तो फर्स्ट डू द सर्टिफिकेट कोर्स, देन यू वुड हैव अ क्लियर आइडिया कि यू कैन परस्यू इट फर्दर और नॉट। देन आफ्टर आप इसको डिप्लोमा में और आगे ग्रेजुएशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये शायद इग्नू की खूबसूरती है, जिसमें बच्चा इजीली आगे फॉरवर्ड कर सकता है इन चीजों को। जब हम प्रोफेशन की, पैशन की और क्रिएटिविटी की बात करते हैं, तो सिंस देयर इज अ सोशल मीडिया, तो आज का युवा राइटिंग सेक्शंस की ओर बहुत ज्यादा जा रहा है। दे आर मूविंग टुवर्ड्स द स्क्रिप्ट राइटिंग, डायरेक्शंस एंड राइटिंग नॉवेल्स और समथिंग। तो बट गाइडेंस की कमी है, तो क्या इग्नू के पास उसके लिए कुछ है? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, और खासकर बहुत सारे हमारे युवा हैं और जो बहुत अच्छा लिखते हैं, दे हैव अ वेरी फ्लेयर फॉर राइटिंग, लेकिन उनको वो तराशने के लिए कुछ चाहिए, और वो तराशने के लिए हम इग्नू के पास एक पाठ्यक्रम है जिसे कहते हैं डिप्लोमा इन क्रिएटिव राइटिंग, यानी सृजनात्मक लेखन में डिप्लोमा, कि आप लिख तो रहे हैं लेकिन किस तरह को क्रिएटिवली लिखा जाए, इस पर पूरा विस्तार से एक डिप्लोमा 1 वर्षीय पाठ्यक्रम है। और वो विद्यार्थी
10th के बाद कर सकता है। जैसा कि आपने बताया है कि सोशल मीडिया और ये अभी एक बहुत ही उभरती फील्ड है जिसे हम कहते हैं कंटेंट राइटिंग। बहुत पैसा मिलता है लोगों को कंटेंट राइटिंग लिखने के लिए। जितने भी ऐड बनते हैं, जितने भी ब्लॉग्स लिखे जाते हैं, जितने भी इस तरह की चीजें लिखी जाती है, वो कंटेंट कोई ना कोई दूसरा पेन डाउन करता है। तो अगर विद्यार्थी अपना करियर कंटेंट राइटिंग में बनाना चाहता है, यदि विद्यार्थी आगे चल के स्क्रिप्ट राइटिंग करना चाहता है, एडिटर सब एडिटर बनना चाहता है, तो उनको उनकी जो लेखन शैली है उसमें सृजनात्मक लाना पड़ेगा और उसके लिए ये प्रोग्राम और ये पाठ्यक्रम बहुत ही लाभदायक है। तो विद्यार्थियों से अनुरोध है कि जिनका भी इस तरह की रुचि है वो इग्नू के डिप्लोमा इन क्रिएटिव राइटिंग के बारे में जरूर से जानें। और आप इग्नू की वेबसाइट पर जाएंगे, सर्च ऑप्शन है, उसमें आप डिप्लोमा इन क्रिएटिव राइटिंग लिखेंगे तो पूरा चीज उसके विस्तार में आ जाएंगे। कितने उसके कोर्स, क्या उसके घटक हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इट, कैसे उसमें पढ़ाया जाएगा और उसका क्या क्या स्कोप है। लेकिन आने वाले समय में इसका बहुत स्कोप है और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस चीज की तैयारी 11th 12th या 12th के बाद करते हैं, जिसके लिए ये प्रोग्राम बहुत ही सहायक होगा। Smriti madam, we are talking about creativity. So I want to ask you, there are many children who are interested in singing, dancing, theatre, painting, and they want to pursue their interest, they want to pursue their passion along with their academic academic qualification they want to go for, but at the same time they want to pursue their passions in these fields. I'm sure Ignu will be able to help those students also. बिल्कुल, ये आप जो कह रहे हैं कि क्रिएटिव फील्ड्स में लोग अभी बहुत जाना चाहते हैं। मैं ऐसे कई लर्नर्स से मिली हुई हूँ। दे वांट टू परस्यू देयर करियर, दे आर वेरी मच फोकस्ड अबाउट देयर क्रिएटिव फील्ड्स लाइक पेंटिंग हुआ, सिंगिंग हुआ, डांसिंग हुआ या ड्रामा हुआ। तो इन सब चीज़ों को लेकर आज बहुत संजीदा है हमारे लर्नर्स। और लेकिन साथ ही साथ वो ये चाहते हैं कि उनकी एकेडमिक्स भी स्ट्रांग हो। और ये बात बिल्कुल सही है कि एकेडमिक्स स्ट्रांग होना बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि जब आप एकेडमिक्स स्ट्रांग करते हैं तो आप दूसरे बाहर के और साथ में कुछ और काम भी करते हैं, तो साथ ही साथ अपनी जो क्रिएटिव स्किल्स हैं उसको बहुत आपको एक्सपीरियंस की वजह से वो और ज़्यादा एनहांस होती है। तो मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स भी हैं जो इग्नू में एक हमारे यहाँ स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स है जिन्होंने सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमास लॉन्च किए हुए हैं। इसमें सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन विजुअल आर्ट्स, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन अप्लाइड आर्ट्स, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन थिएटर आर्ट और डिप्लोमा इन थिएटर आर्ट। और इसके अलावा सिंगिंग में भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम है। और इस तरह के जो प्रोग्राम्स डेवलप हैं ये आप अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ इजीली कर सकते हैं और आप अपनी साथ में एक स्किल बढ़ा सकते हैं। अब इसमें दो तरह से इग्नू हेल्प कर सकता है। एक तो अगर कोई बैचलर डिग्री कहीं से कर रहे हैं तो साथ में सर्टिफिकेट कोर्सेज इस तरह के इग्नू से किए जा सकते हैं। और अगर कोई बहुत ही ज़्यादा अपनी कला में रम कर पूरा टाइम अपनी कलात्मक एनहांसमेंट को देना चाहता है तो उसमें भी इग्नू ऐसे हेल्प कर सकता है कि वो अपने एकेडमिक्स जो ग्रेजुएशंस वगैरह हैं वो इग्नू से करें, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन। तो साथ ही साथ वो अपनी जो रियाज है वो अपने कंटिन्यू कर सकते हैं और उसके साथ सर्टिफिकेट कोर्सेज भी इग्नू से ही कर सकते हैं। तो आगे चल के इग्नू में जैसे अभी पेंटिंग में एमए भी लॉन्च हो चुका है, तो ड्राइंग पेंटिंग में एमए। तो इस तरह से क्या होता है कि आप एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और साथ ही साथ डिग्री भी ले सकते हैं। तो क्रिएटिव फील्ड्स के लिए भी अभी इग्नू काफ़ी एक्सप्लोर किया जा रहा है और बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बहुत अच्छी बात है मैम। इग्नू अगर पैशंस को परस्यू करने की अपॉर्चुनिटी देता है तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हम स्पोर्ट्स को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बच्चों में बहुत क्रेज है स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाने का, लेकिन वही है कि पेरेंट्स क्योंकि इसका फ्यूचर बिल्कुल क्लियर नहीं है कि वो सेट हो पाएंगे या नहीं, इसलिए रोक दिया जाता है। लेकिन अब जब ओलंपिक में हमारे देश को मेडल्स मिले हैं तो ये क्रेज फिर से उभर के आ गया है। तो सर क्या आप बताएंगे मुझे स्पोर्ट्स फील्ड में आप कैसे हेल्प कर सकते हैं?
देखिए, जो स्पोर्ट्स है वो विद्यार्थी या जो भी व्यक्ति है वो अपना परस्यू कर रहा है, लेकिन साथ साथ उसको उसमें बहुत ज्यादा तपस्या की आवश्यकता होती है। सपोज कोई जेवलिन थ्रो कर रहा है, कोई शूटिंग कर रहा है, तो उनको बहुत सारा टाइम उसमें देना पड़ता है। तो ऐसे में वो कई स्टूडेंट्स 10th करके छोड़ देते हैं, 12th करके छोड़ देते हैं जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं। तो इग्नू में वो ग्रेजुएशन ज्वाइन कर सकते हैं। और चूंकि जैसे हमने फ्लेक्सिबिलिटी की बात की थी शुरू में, फ्लेक्सिबिलिटी का ये अर्थ होता है कि जैसे मान लीजिए आपका फर्स्ट ईयर है और आपको उस समय आपका कोई स्पोर्ट्स इवेंट आ गया, उस समय आप एग्जाम नहीं दे रहे, तो उस एग्जाम्स को आप अगले 6 महीने बाद दे सकते हैं। इस तरह से आप अगले 6 महीने बाद दे सकते हैं। तो 3 वर्ष का कोर्स 6 वर्ष तक आप कर सकते हैं उसी फीस में, पहली बात। दूसरी बात, जब आप इस तरह से आप छोड़ेंगे एग्जाम, तो कोई इस तरह से स्टूडेंट्स के मन में बहुत क्वेश्चन आता है कि सप्लीमेंट्री तो नहीं आ गया, मार्कशीट पर सप्लीमेंट्री तो नहीं लिखा होगा, या इस तरह के लोग प्रश्न पूछते हैं। तो इस तरह हमारे क्या कोई सप्लीमेंट्री नहीं होता है। जैसे जैसे आप उन कोर्सेज को पास करते जाएंगे, वैसे वैसे वो बैंक अकाउंट की तरह आपके डिग्री में क्रेडिट होता जाता है, और फिर जब आपका पूरा क्रेडिट्स पूरे हो जाते हैं तो आपको एक बैचलर्स डिग्री दे देते हैं। तो जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो किसी भी तरह के बैचलर्स परस्यू कर सकते हैं। दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि इग्नू में जो हमारी काउंसलिंग सेशंस होते हैं उसमें अटेंडेंस कंपलसरी नहीं होती, क्योंकि जो हमारा मुख्य पढ़ाने का वो है टेक्नोलॉजी बेस्ड एज वेल एज प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया किताबें आपके पास है, घर पर है, जिसमें आप 80 to 85% आपको स्वयं अपनी गति से पढ़ना है। और बाकी हमारा टेक्नोलॉजी जैसे फेसबुक, सोशल मीडिया, ज्ञानवाणी, ज्ञानधारा, इस तरह के रेडियो चैनल्स हैं जो आप कहीं भी सुन सकते हैं। आप अपनी स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस करते आप उसको सुन सकते हैं, उसको रिकॉर्ड करके देख सकते हैं, बाद में भी वो रिप्ले होता रहता है और वो वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। तो इस तरह की चीजें हैं। तो जो आपका प्रैक्टिस काल है आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं स्पोर्ट्स के लिए, और उसके बाद अपना जो भी समय निकाल के आप उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। हम लोग ने सब लोगों ने बात किया क्रेडिट की। क्रेडिट क्या है? ये क्रेडिट क्या है? अभी अब आप सब लोग बहुत सुनेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हर जगह हम क्रेडिट की बात करते हैं। इग्नू में जब हम क्रेडिट की बात करते हैं तो उसका ये अभिप्राय है कि एक क्रेडिट का मतलब है 30 घंटे की आपकी पढ़ाई। आपको उसको अच्छे से करने के लिए 30 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी पूरे साल में। अगर 6 महीने का है तो वो 6 महीने में, अगर 1 साल का पाठ्यक्रम है तो उसको 1 साल में। तो जैसे मान लीजिए कोई कोर्स अगर 4 क्रेडिट का है तो यानी आपको 120 घंटा पढ़ना है। अब ये 120 घंटा आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी अपने समय अनुसार पढ़ सकते हैं, दिन में, रात में, क्योंकि आपके हाथ में टीचर है, आपके हाथ में मटेरियल जिसमें इनबिल्ट टीचर है, और वो आपको जब आप उसको पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है और बहुत ही सरलता से वो आपको समझाएगा। तो जो टेक्स्ट बुक जैसी बोरिंग फीलिंग होती है स्टूडेंट्स में वो नहीं होगी। और इस तरह से जो भी स्पोर्ट्स में लोग इन्वॉल्व हैं या उसमें स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहते हैं तो वो अच्छे से उसमें रियाज करें, उसमें अच्छा सा टाइम दें और साथ साथ इग्नू से ग्रेजुएशन करें। यानी जब वो कोई मेडल जीतते हैं भारत के लिए या स्टेट लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेलते हैं तो बहुत सारी सरकारी नौकरियों में उनके लिए विशेषता दी जाती है, उनको प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन आपके पास न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए। तो आप बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन लेकिन आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है तो शायद क्योंकि सरकार की अपनी सरकारी नौकरियों की अपनी पाबंदियां होती है, शायद ना मिल पाए। लेकिन अगर आपने कोई मेडल जीता है और साथ साथ आपको ग्रेजुएशन है तो आपको शायद अच्छे जगह पर आपकी प्लेसमेंट हो सके। तो ये स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत अच्छा है। और भोपाल में भी बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो इग्नू से कोर्सेज कर रहे हैं। तो सर जैसे आपने क्रेडिट की बात की तो मैं थोड़ा सा इस बात को और आगे ले जाना चाहूंगी। थोड़ा सा क्लियर आपने तो काफी कुछ कर दिया कि क्रेडिट सिस्टम है क्या, लेकिन जो इग्नू की फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें क्रेडिट सिस्टम किस तरह से और ज्यादा मदद करता है वो बताना चाहती हूँ। कि जैसे आपको सर ने बताया कि इतने इतने क्रेडिट्स, हर जितने भी पेपर है उसका एक पर्टिकुलर क्रेडिट है। कोई पेपर 2 क्रेडिट का हो सकता है, कोई पेपर 4 क्रेडिट का, कोई 8 क्रेडिट का या 6 क्रेडिट का। तो हर प्रोग्राम है वो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जैसे अगर ग्रेजुएशन है वो इतने क्रेडिट्स के अंदर ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट होती है। अब उसके अंदर जो कोर्सेज हैं वो आप अपनी चॉइस के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं। लेकिन इसका जो फ्लेक्सिबिलिटी में जो उपयोग है वो बहुत ही अच्छा है, इग्नू में सालों से होता आ रहा है। जैसे अगर मान लीजिए आप प्रवेश लेते हैं इग्नू, तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि एक समझ लीजिए कि आपका एक अकाउंट खुल गया, जैसे बैंक में अकाउंट खुलता है, तो जितने भी हम पेपर्स क्लियर करते जाते हैं जिसको हम कोर्सेज कहते हैं हम इग्नू में, तो जितने भी कोर्सेज करते जाते हैं वो कोर्सेज उस अकाउंट में क्रेडिट होते जाते हैं, ऐसे समझिए।
और वो जो है वो हमेशा रहेगा उस एनरोलमेंट नंबर के अकाउंट में। अगर मान लीजिए 3 वर्ष का प्रोग्राम था और वो किसी कारण से कंप्लीट नहीं कर पाया, तो 6 वर्ष के अंदर भी कंप्लीट नहीं कर पाया, तो अभी जो इग्नू की पॉलिसी है उसके अनुसार इग्नू में वो दोबारा प्रवेश ले सकता है नए एनरोलमेंट नंबर के साथ, और जो पुराने उसके क्रेडिट ऑलरेडी उसके क्रेडिट में अकाउंट में है उनको ट्रांसफर करके नए प्रोग्राम में डाल सकता है। तो इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी जो इग्नू में है ये अभी 6 वर्षों की लिमिट के बाद भी अगर करेगा तो भी पुराना लाभ उसको मिलता है। बिल्कुल वही मैं कह रही हूँ, अकाउंट की तरह होता है वो क्रेडिट। और जैसा कि आपको सर ने बताया कि यहाँ पे सप्लीमेंट्री, एब्सेंट, पास, फेल जैसी फिलॉसफी नहीं है। ग्रुप की फिलॉसफी है कंप्लीशन एंड नॉट कंप्लीशन। अगर लर्नर किसी कारण से कोई दिए हुए समय में वो चीज नहीं कर पाया तो उसको पास या फेल देने की धारणा हमारे यहाँ नहीं होती है, फिलॉसफी नहीं है। ये मानते हैं कि वो जरूर किसी ऐसे काम में व्यस्त है जिसकी वजह से वो उस चीज को कंप्लीट नहीं कर पाया, तो वहां हमेशा लिखा हुआ कंप्लीटेड और नॉट कंप्लीटेड। तो वो जो कंप्लीटेड क्रेडिट्स है वो उस एनरोलमेंट नंबर के अकाउंट में हमेशा रहते हैं। अगर फिर से अगर सब्जेक्ट मतलब उसमें एक कंडीशन ये रहती है क्रेडिट ट्रांसफर के लिए कि सेम सिलेबस हो उस कोर्स का, मतलब जिस कोर्स में आपने क्रेडिट प्राप्त किए हैं और अगले बार जब आप सेम कोर्स में जैसे मान लीजिए बीए ही है तो अगर फिर से बीए में प्रवेश लें तो वही सिलेबस चेंज ना हुआ हो, उस शर्त पे सारे के सारे जो कोर्सेज उन्होंने किए हैं क्लियर कंप्लीट वो नए एनरोलमेंट नंबर में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये क्रेडिट ट्रांसफर कहलाता है। मैं इसी में ये पूछना चाहूंगी, जो हम क्रेडिट सिस्टम की बात कर रहे हैं वो सिर्फ यूनिवर्सिटी के अंदर के कोर्सेज की बात है या अदर यूनिवर्सिटी कैन आल्सो पास ऑन दीज क्रेडिट्स? सपोज अगर हम बात करते हैं एक बच्चे ने बीकॉम या फिर बीए प्रोग्रामिंग की बात करते हैं जिसने इग्नू में परस्यू किया, समहाउ उसका रेगुलर कॉलेज में भी एडमिशन हो गया और वो एक डिफरेंट कोर्स को परस्यू कर रहा है, बट कुछ कोर्सेज ऐसे हैं या कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है, तो क्या वो दोनों को साइमल्टेनियसली कर सकता है? देखिए ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी की रिकमेंडेशन है, लेकिन अभी इसको फील्ड लेवल पर लाना है और शायद इस पर अभी विश्वविद्यालय इस पर कार्य कर रहा है और ये नीतिगत फैसला है। जैसे ही इसका होगा तो इसको हम लोग अपने वेबसाइट पर लागू करें, लेकिन ये रिकमेंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है इंटर यूनिवर्सिटी ट्रांसफर्स और इस तरह से। तो लेकिन अभी ये लागू नहीं किया गया, लेकिन आने वाले भविष्य में लागू हो सकता है और जो भी होगा इग्नू की वेबसाइट पर इसके पूरे डिटेल्स अवेलेबल। लेकिन सर हम एक्सटर्नल जो क्रेडिट किसी यूनिवर्सिटीज में अगर कोई हमारे यहाँ आना चाहता है वहां से तो उसमें जरूर उसका जो है सिलेबस वगैरह चेक करके हम लोग जरूर उसको क्रेडिट लेते हैं, उसको क्रेडिट मानते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा एक प्रोसेस है उसका, उसके थ्रू जाना होता है, उसके डिटेल्स वेबसाइट पर दिए हुए हैं। मैं इसी बात में आगे पूछना चाहूंगी, जब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं या पैशन की बात करते हैं या नॉन कन्वेंशनल प्रोफेशंस की बात करते हैं, तो शायद पेरेंट्स या सोसाइटी आपको इतना अप्रूवल नहीं मिलता है और पेरेंट्स सब कोर्सेज के लिए आपको अप्रूवल नहीं दे सकते। फाइनेंशियली एक इशू, एक कॉमन इशू है मिडिल क्लास फैमिलीज में, तो क्या इग्नू के पास कुछ ऐसा प्रावधान है या फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इस पर प्लीज बताइए। देखिए ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं ये बताना चाहूंगा कि चूंकि ये भारत सरकार की संस्था है तो जो इग्नू के विभिन्न पाठ्यक्रमों के शुल्क हैं वो बहुत ही कम है। अगर हम बात करें किसी ग्रेजुएशन स्तर की बात करें तो हमारा जो शुल्क है वो 3300 रुपया पर ईयर है और इसी तरह से सर्टिफिकेट की बात करें तो लगभग 1500 से 3000 रुपए के बीच में शुल्क है। अब ये जो शुल्क लिया जाता है इसी में स्टूडेंट्स को स्व अध्याय पाठ सामग्री मिलती है जिन्हें हम स्टडी मटेरियल भी कहते हैं, तो उनको अतिरिक्त कुछ भी नहीं उसके अतिरिक्त देना होता है और उसी शुल्क में आपको जो एकेडमिक काउंसलिंग्स होती हैं जो जिसको हम आप बच्चे समझ सकते हैं कि क्लासेस के रूप में जो छुट्टियों के दिन या आयोजित की जाती है और उसी शुल्क में वो मैक्सिमम ड्यूरेशन तक अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। अगर सर्टिफिकेट प्रोग्राम में 6 माह का पाठ्यक्रम है तो वो 2 साल है, अगर 1 वर्ष का है तो सामान्यतः वो 4 वर्ष है और अगर 3 वर्ष का पाठ्यक्रम है तो वो 6 वर्ष है। तो उसी एक बार जैसे उसने शुल्क जमा कर दिया तो उसमें उसको पुस्तकें मिल गई, उसको वो क्लासेस ज्वाइन कर सकता है जिसको हम एकेडमिक काउंसलिंग कहते हैं, क्लासेस नहीं कहते हैं, और उसके अतिरिक्त वो यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं दे सकता है जो उस मैक्सिमम ड्यूरेशन तक हो। सिर्फ एक अलग और शुल्क जो लगता है वो शुल्क होता है परीक्षा शुल्क, क्योंकि वो परीक्षा में बैठते हैं, कितने विद्यार्थी बैठते हैं तो वो परीक्षा शुल्क लगता है।
इसके अतिरिक्त जो हमारे SC/ST वर्ग के विद्यार्थी हैं उनको बहुत सारे पाठ्यक्रमों में उनको निःशुल्क प्रवेश किया जाता है। इसके बारे में मैं स्मृति जी से कहूँगा कि विस्तार से बताएं। सर मैं बस एक कंटिन्यू करती हूँ जो आप बात कर रहे थे कि प्रवेश के बाद जो शुल्क लगता है वो सिर्फ एग्जाम में लगता है। तो एग्जाम में हर पेपर के हिसाब से, मान लीजिए 4 पेपर हैं और उसमें से आप उस समय एग्जाम जो हो रहे हैं उसमें सिर्फ 2 ही पेपर देना चाहते हैं तो 2 ही पेपर के हिसाब से शुल्क लगेगा। ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स शीट हो। अच्छा, इसमें जो सर ने जैसे बताया कि हमारे बहुत सारे जो पाठ्यक्रम हैं वो SC और ST के जो विद्यार्थीगण हैं उनके लिए उनका प्रवेश निःशुल्क है। तो हर सेशन में हमारे यहाँ कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो ST और SC वर्ग के लिए निःशुल्क होते हैं। इसमें जो अभी जुलाई 2021 सेशन जो अभी आ रहा है इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें कुछ तो मैं आपको ऐसे बता दूं कि BA जनरल या BCom जनरल और BSc जनरल, ये तीनों जो है निःशुल्क इनमें प्रवेश है। और निःशुल्क प्रवेश के साथ जो स्टडी मटेरियल वगैरह है वो भी निःशुल्क है। सिर्फ उनको एग्जाम के टाइम पे एग्जाम फीस जितना है वो एग्जाम दे रहे होंगे उतना एग्जाम देना हो। एग्जाम फीस भी काफी नॉमिनल होती है इग्नू में। मैम, जब आप कोर्सेज की डिस्क्रिप्शन आप दे रहे थे तो यू टॉक अबाउट सोशल वर्क, सर्टिफिकेट इन सोशल वर्क। तो अक्सर देखा जाता है कि द टुडेज जनरेशन वांट्स टू ब्रिंग चेंजेस and they want to do something for society, for nation, for surroundings, but what I feel, we must be learned about things. Then only you can manage. You must know about your surroundings, then you can manage the things. So please enlighten us. जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा। सोशल वर्क इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ग्रोइंग एरिया और उसके लिए जो ट्रेन मैन पावर है वो काफी कम है, काफी स्कोप है। जिस तरह से NGOs का बढ़ोतरी हुआ है और बहुत सारे काम जो हमारे सिविल ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं तो उसमें वो सोशल वर्क के एक्सपर्टीज मांगते हैं। तो सोशल वर्क में जब हम ग्रेजुएशन लेवल पर बात करते हैं तो बैचलर्स इन सोशल वर्क इग्नू में है और वो जो भी स्टूडेंट्स अपना करियर सोशल वर्क में बनाना चाहते हैं वो बैचलर्स इन सोशल वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जब वो ग्रेजुएशन कर लेंगे तो उनको मास्टर्स इन सोशल वर्क भी है और मास्टर्स इन सोशल वर्क इन काउंसलिंग, ये 2 पाठ्यक्रम है जो मास्टर्स स्तर पर है। उसके अलावा जब हम ग्रामीण सेक्टर की बात करें तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो ग्रामीण अंचल में बहुत ही जैसे NGO की हम बात करते हैं तो अगर मान लीजिए कि कोई कहीं से ग्रेजुएशन करा फिर भी वो NGO में जाना चाहता है तो एक हमारा प्रोग्राम है सर्टिफिकेट इन NGO मैनेजमेंट। 6 माह का पाठ्यक्रम है, कोई भी विद्यार्थी इसको कर सकता है। इसके अतिरिक्त जैसे हमारे रूरल डेवलपमेंट में कुछ पाठ्यक्रम है जो ग्रामीण विकास पर है लेकिन वो ग्रेजुएशन स्तर है उसके बाद के, फिर भी मैं बताना चाहूंगा जैसे सर्टिफिकेट इन रूरल डेवलपमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट। ये जहां पर भी पोस्ट ग्रेजुएट शब्द लगता है वो ग्रेजुएशन के बाद का है तो इस चीज पर मैं ज्यादा एम्फेसिस दे दूंगा। तो ये जो सोशल वर्क के चीजें मतलब पाठ्यक्रम है वो विद्यार्थी कर सकते हैं। तो मैं सभी विद्यार्थियों को कहूंगा कि यदि आप सोशल वर्क के फील्ड में रहना चाहते हैं तो आप BSW जो इग्नू का है वो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैडम अभी जब बात कर रही थी तो पैशन की बात कर रहे थे तो उसमें मैंने देखा है कि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं उनमें भाषा का बड़ा पैशन है, वो भाषा सीखना चाहते हैं और बहुत जरूरी है। जब तक हम दूसरों की भाषाओं को सीखेंगे नहीं, विदेशी भाषाओं को सीखेंगे नहीं, तब तक हम उनके कल्चर को नहीं समझ सकते हैं, उनकी संस्कृति से हम ले नहीं सकते हैं, उनके इकोनॉमी को नहीं समझ सकते हैं। और इसके लिए इग्नू ने 6 माह के सर्टिफिकेट कोर्सेज इन फॉरेन लैंग्वेजेस हैं जैसे इन फ्रेंच, बहुत ही UN की भाषा है फ्रेंच, कोरियन, जापानीज और भी जर्मन, स्पेनिश, इसके अलावा अगर आप पर्शियन, उर्दू, तो ये भाषा के बारे में पूरा है। और विद्यार्थी जैसे उर्दू बहुत ज्यादा बोली जाती है, उर्दू में अगर कोई सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहता है तो वो कर सकता है। और BA लेवल पर भी हमारे यहाँ उर्दू एज ए वन ऑफ द ऑप्शन लिया जा सकता है और MA उर्दू भी इग्नू ने प्रारंभ किया है। तो इस तरह भाषा पर अगर आपकी पारंगतता होगी तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर हम अंग्रेजी भाषा सीखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को आता तो है लेकिन झिझक है, कैसे हम बोलचाल की अंग्रेजी भाषा, कैसे अपने आप को इंप्रेसिव बनाए, पर्सनालिटी कैसे बढ़िया बनाए, तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, छोटा सा प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट इन फंक्शनल इंग्लिश, व्यवहार मूल अंग्रेजी भाषा को कैसे सीखें। और ये विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभदायक होगा और आप किसी भी तरह के झिझक को छोड़ें
और इस तरह के पाठ्यक्रमों को ज्वाइन करें। और फिर से मैं एक बार बताना चाहूंगा कि शुल्क बहुत ही कम है। यदि कोई विद्यार्थी 2 पिज्जा और 2 मूवी अपना स्किप कर देता है, उतने पैसे में वो एक भाषा पर कोर्स कर सकता है। बहुत अच्छा बताया सर, ये फॉर्मूला जरूर बच्चों को समझ में आएगा। 2 पिज्जा 2 मूवी सैक्रिफाइस करिए। और इसमें 3 कोर्सेज जो हमारे बच गए हैं क्वेरीज में, उनके बारे में जानना चाहूंगी। एक तो है कि अगर बच्चा टीचर बनना चाहता है, दूसरा वो लॉ फील्ड में जाना चाहता है, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर यानी कंप्यूटर में कुछ करना चाहता है। देखिए, जो टीचर के लिए बनना चाहते हैं उनका जो मतलब बेसिक कोर्स होता है वो बीएड होता है। इग्नू बीएड भी ऑफर करता है, लेकिन उसके एक अलग सेगमेंट के क्वालिफिकेशन है। लेकिन जब भी आप ग्रेजुएशन स्तर से बात करें, ग्रेजुएशन स्तर या उसके नीचे से, तो जैसा कि एक कोर्स है सर्टिफिकेट इन गाइडेंस। एक अच्छे टीचर बनने के लिए आप कैसे गाइड करते हैं, कैसे मार्गदर्शक बनते हैं, उसके लिए ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम है जो 10+2 के स्टूडेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम टीचिंग की बात करते हैं, बहुत सारे छोटे स्कूल्स हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स अपने आप को एज अ टीचर एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो एक हमारा पास बहुत स्पेशल कोर्स है, वो है सर्टिफिकेट ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। अंग्रेजी कैसे पढ़ाएं, उस कोर्स में ये बताया जाता है कि आप अंग्रेजी बोले नहीं, अंग्रेजी को बच्चों को कैसे पढ़ाएं। वो बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से बना हुआ कोर्स है जिसको हम CTE कहते हैं। और उसके अतिरिक्त जो हमारे कोर्स है वो सर्टिफिकेट ऑफ टीचिंग इन प्राइमरी मैथमेटिक्स, कि प्राइमरी मैथमेटिक्स को बच्चों को कैसे आप समझाएं जिससे उनके जहन में पूरी मैथ्स की बात आ जाए और उनको मैथ्स में रुचि बन सके। ये एक टीचर करके, अगर आप देखें, अगर अच्छा जो मैथमेटिक्स में अच्छा लड़का है, वो आपको जरूर कहीं ना कहीं कहेगा कि हमारे वो एक टीचर थे जिन्होंने मुझे मैथ्स ऐसा पढ़ाया कि मुझे आज तक मैथ्स भूलती नहीं है और आज मैं इतना अच्छे पोस्ट पर हूँ या इंजीनियरिंग कर लिया। तो वो जो प्राइमरी स्तर पर मैथ्स पढ़ाई जाती है वो कैसे पढ़ना है, ये पढ़ाने के लिए हमारे क्या एक प्रोग्राम है। और जब भी आप टीचर बनते हैं और सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं तो आपको एक टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ता है बीएड के बाद, जिसको हम टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो सेंट्रल स्तर का होता है, CTET कहते हैं, और स्टेट स्तर पर उसको TET कहते हैं। तो वो जो टेस्ट होते हैं उनमें जो ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने CIG कर रखा है तो 25 से 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बिल्कुल अच्छे से निकल जाएंगे। तो इसलिए मैं विद्यार्थियों को कहता हूं जब वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो इन 3 विषयों में, चाहे वो CIG हो, चाहे वो सर्टिफिकेट प्रोग्राम से 6 माह के हैं, सर्टिफिकेट ऑफ टीचिंग इन इंग्लिश हो और शायद सर्टिफिकेट ऑफ टीचिंग इन प्राइमरी मैथमेटिक्स हो, इसको जरूर करें। रही बात लॉ की, तो जो लॉ की है वो चूंकि लॉ एक प्रोफेशनल डिग्री है, LLB स्तर पर हम लोग नहीं कोई पाठ्यक्रम ऑफर करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, साइबर लॉ है, ह्यूमैनिटेरियन जस्टिस सिस्टम है, जो लॉ से रिलेटेड कोर्स है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, आप हर व्यक्ति एक कंज्यूमर है, बहुत इनिशियल से बहुत लास्ट तक वो कंज्यूमर है और उसको अपने राइट्स मालूम होना चाहिए। तो हर व्यक्ति को वो कोर्स करना चाहिए, सर्टिफिकेट इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ह्यूमन राइट्स, किसी भी चीजों का वायलेशन हो रहा है ह्यूमन राइट्स का, आप ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बन सकते हैं, ह्यूमन राइट्स में काम कर सकते हैं। तो उसके लिए सर्टिफिकेट प्रोग्राम में सर्टिफिकेट इन ह्यूमन राइट्स, जो कि आप 12th के बाद इसको कर सकते हैं और ग्रेजुएशन के साथ साथ कर सकते हैं। तीसरी बात जो आपने बताया सॉफ्टवेयर, तो देखिए कंप्यूटर आज के दिन में जानना बहुत जरूरी है और जानना ही नहीं, आपके पास एक डिग्री भी होनी चाहिए उसकी, जिससे आप प्रस्तुत कर सके कहीं कि ये मैंने कंप्यूटर का कोर्स किया है। और ये डिग्री बहुत सारे हमारे विद्यार्थी किसी छोटे मोटे संस्था या दुकान से कंप्यूटर का कोर्स करते हैं और उसकी डिग्री कहीं पर भी मान्य नहीं है। अगर आप इग्नू से करते हैं, क्योंकि इग्नू भारतवर्ष का विशालतम विश्वविद्यालय है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है और अभी हाल में NAAC द्वारा इसे A++ की उपाधि दी गई है। NAAC एक ऐसी संस्था बैंगलोर की जो सारे विश्वविद्यालयों का आकलन करती है। तो ये ODL सिस्टम का पहला विश्वविद्यालय जिसको A++ की उपाधि मिली है। तो इस तरह से इग्नू एक सर्वोच्च संस्था है और अगर आप इससे एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी करते हैं वो 6 माह का, लेकिन अगर कोई अपना कैरियर पूरा बनाना चाहता है तो वो BCA बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन वो कर सकता है। और उसमें एक और फ्लेक्सिबिलिटी है कि यदि आपने 12th स्तर पर मैथ्स नहीं पढ़ा है, क्योंकि बाकी सब विश्वविद्यालय और जहां भी BCA ऑफर होता है उसमें 12th में मैथ्स मांगते हैं, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी हमारे यहाँ एडमिशन हो जाता है। एक मैथमेटिक्स का पेपर होता है, उसको एडिशनल लेकर आपको BCA में एडमिशन हो सकता है।
और अगर आप BCA कर रहे हैं तो इंटीग्रेटेड वे में आप MCA कर सकते हैं, 5 साल में BCA MCA इंटीग्रेटेड हो जाता है। तो इस तरह से सॉफ्टवेयर फील्ड में भी आपके बहुत सारे कोर्सेज हैं। और इसी तरह एक है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, वो ग्रेजुएशन करके आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, आप जानते हैं कि हर इंफॉर्मेशन आजकल कितनी महत्वपूर्ण है, साइबर लॉ भी आप कर सकते हैं, वो भी एक सॉफ्टवेयर उसमें है। तो इस तरह के बहुत सारे पाठ्यक्रम हैं और आप इसको देख सकते हैं। और एक जैसे अभी छोटा सा पाठ्यक्रम बनाया था मोबाइल एप्लीकेशन, कि मोबाइल एप्लीकेशन, हर चीज आजकल मोबाइल एप्लीकेशन एंड्रॉइड बेस्ड होती है, तो उस पर भी एक पाठ्यक्रम है। और इन सभी पाठ्यक्रमों की जानकारी इग्नू की वेबसाइट पर उपलब्ध है। थैंक यू सो मच सर। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आज की परिचर्चा से एक बात तो साफ है, that IGNOU has the solution of many problems. देखिए, इसको मैं दूसरे ढंग में कहूंगा कि इग्नू के पास एक गुलदस्ता है। आप जो भी सोचिए, जो भी आप करियर सोचिए, जो भी आप फील्ड सोचिए, जो भी आप सोचिए, तो उसमें वो गुलदस्ता है। और उस गुलदस्ते में जो भी आपको फूल पसंद हो, आप उसको निकाल लीजिए और जीवन का आनंद लीजिए। You simply dream, IGNOU will help you to fulfill that. Exactly. And of course there is a flexibility of giving exams in 2 times and you have enough room for that. कि अगर आप जरूरी नहीं है कि किसी कोर्स को 3 साल में ही कंप्लीट करें, as you have already told us, उसको आपके पास 6 साल का वक्त है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपके पास 4 साल का वक्त है। लेकिन वी आर इन द रियल वर्ल्ड और जब हम पैशन को आगे ले जाने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर प्रेशर आता है, इकोनॉमिक प्रेशर, हाउ टू गेट जॉब। In this pandemic, this is a very crucial question that is coming in the mind of the people. So please enlighten us about the job placement. देखिए, तो जॉब प्लेसमेंट है, सिंस वी आर एन ओपन यूनिवर्सिटी, हमारे जो भी विद्यार्थी हैं वो ज्यादातर बहुत कई बार अपने आप वेल प्लेस्ड, तो हमारा कंटेंट इतना अच्छा है कि वो वेल प्लेस्ड हो जाते हैं और जो भी पास करके निकलता है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय ने कैंपस प्लेसमेंट की व्यवस्था शुरू की। पहले ये नई दिल्ली में था, लेकिन अब ये क्षेत्रीय केंद्र स्तर पर भी कैंपस प्लेसमेंट सेल बनाया गया है और इस सेल में अलग अलग कंपनियों को बुलाकर और वो कैंपस प्लेसमेंट कराते हैं। और आप ये विश्वास मानिए कि कोई भी अगर इंटरव्यू बोर्ड होता है और वो देखता है कि इस व्यक्ति ने इग्नू से करके आया, तो डेफिनेटली उसको कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि इसमें इतने आसानी से ये इसको नहीं, क्योंकि इग्नू की जब हम बात करते हैं, हमने एकलव्य से शुरू किया था। और मैं आपको एक और महाभारत के पात्र के बारे में बताना चाहूंगा, अभिमन्यु। इग्नू जो है, चक्रव्यूह में घुसना बहुत आसान है, लेकिन आपको उस पूरे कंपोनेंट्स को पास करके, क्लियर करके और बाहर निकलना, इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज वी मेंटेन अ वेरी हाई स्टैंडर्ड्स। तो जब तक वो विद्यार्थी उस पूरे प्रोसेस को पूरा नहीं करता, क्योंकि वी हैव अ कंटिन्यूअस असेसमेंट असाइनमेंट्स के फॉर्म में, फिर टर्मिनल एग्जामिनेशंस होते हैं, फिर प्रैक्टिकल्स होते हैं, हैंड ऑन ट्रेनिंग्स होती है, इट इज ऑल एज डिपेंडेंट प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट्स के अनुसार। तो ऐसे केसेस में जब विद्यार्थी बाहर निकलता है, इंटर्नशिप भी कई उसमें है, तो उसको अच्छी प्लेसमेंट मिलती है। इसके अतिरिक्त एलुमनाई है, वो बहुत बड़े बड़े पोस्ट पर होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हम लोग ट्रेन करते हैं। तो इस तरह से वो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि ये विद्यार्थी है और अच्छा इसने प्रदर्शन किया होगा, तो उनका प्लेसमेंट अच्छे से हो जाता है। लेकिन फिलहाल इग्नू ने कैंपस प्लेसमेंट क्षेत्रीय केंद्र स्तर पर भी प्रारंभ कर दिया और हमारे अच्छे विद्यार्थी प्लेस होते हैं उसके थ्रू। In the beginning of this discussion, जैसे कि सर ने कहा कि इग्नू is a platform जहाँ प्यासा कुएं के पास नहीं जाता है, कुआं प्यासे के पास आ रहा है। तो आई एम वेरी मच क्यूरियस अबाउट टू नो हाउ टू एनरोल इन दैट। ये कुआं हमारे पास कैसे आ सकता है? देखिए, कुछ मैं आपको बताता हूँ कि ये विश्वविद्यालय का जो एक नारा है कि विश्वविद्यालय आपके घर द्वार, दिस मीन्स कि आप कहीं भी रहते हो। सपोज अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो अलीराजपुर के जो सबसे दूर गांव में जो व्यक्ति है वो भी इग्नू से जुड़ सकता है, पहली बात। दूसरी बात, जो भोपाल में जो सबसे पॉश लोकेशन में लड़का रह रहा है और अलीराजपुर में जो एक बालक या बालिका सबसे दूर गांव में रह रही है, वो दोनों एक ही कोर्स को अगर ज्वाइन करते हैं तो दोनों को जो कंटेंट दिया जाता है दैट इज सिमिलर, दोनों को स्टडी मटेरियल सिमिलर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो शिक्षा वो ग्रहण कर रहा है वो भोपाल का पॉश लोकेशन और अलीराजपुर या किसी और सुदूर गांव का विद्यार्थी एक ही जैसी शिक्षा प्राप्त कर रहा है। सर, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप एडमिशन प्रोसीजर। हाँ, बता रहे तो एडमिशन प्रोसेस इसी से शुरू होता है।
तो दोनों व्यक्ति जो है एक साथ एडमिशन ले सकते हैं और सिर्फ सब कुछ हमारा ऑनलाइन है। ओके। ऑनलाइन ही इग्नू की वेबसाइट पर जाना है और एडमिशन लेना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए मैडम बता रही हैं। लेकिन आप एडमिशन कहीं से भी कभी भी प्राप्त कर सकते हैं, दिन में रात में जब चाहे। और हमारे एडमिशन के 2 साइकिल होते हैं, एक जुलाई साइकिल होता है और एक जनवरी साइकिल होता है। पैंडेमिक की वजह से हमारे थोड़े थोड़े साइकिल शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन वो फिर से उसको रिट्रीट कर लिया जाएगा। तो जो 24/7 आवर्स इंटू 365 डेज आप एडमिशन ले सकते हैं। बहुत ही सरल प्रक्रिया है एडमिशन लेने की। ऑनलाइन एडमिशन लेना होता है, ऑनलाइन फीस डिपॉजिट करनी पड़ती है और कुछ आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण बताना चाहूंगा मैं बात एडमिशन की, कि जब भी आप कहीं एडमिशन लेते हैं तो आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो स्कूल लेवल पर होता है, या माइग्रेशन। इग्नू में इन दोनों सर्टिफिकेट्स की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ विद्यार्थियों को ये रहता है कि मेरा इंटरमीडिएट के बाद या 12th के बाद मेरा गैप हो गया जो प्रिपरेशन करते, बाकी सब में गैप में कुछ होता। हमारे क्या गैप का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी विद्यार्थी कहीं से भी ले सकता, उम्र का कोई फर्क नहीं। एक विद्यार्थी अपनी माँ अपनी मासी के साथ बीए में एडमिशन ले सकता है। ये यही विश्वविद्यालय है जहाँ पिता पुत्री चाचा भतीजा एक साथ पढ़ाई कर सकता है। इवन लोग पोता और ग्रैंडफादर भी एक साथ पढ़ाई कर सकता है और एक साथ किसी पाठ्यक्रम में एडमिशन ले सकता है। तो ये मैं एडमिशन के बारे में बताता हूँ। ये है कि और विद्यार्थियों को इग्नू के कोर्सेज के बारे में हम लोग प्रसार कर रहे हैं, ताकि भारत सरकार की योजना, भारत सरकार का जो मैंडेट है वो हर व्यक्ति तक पहुंच पाए। हम लोग सुदृढ़ गांवों में, सुदूर गांवों में और जाते हैं और लोगों को बताते हैं कि किस तरह आप प्रवेश कर सकते हैं। आपको अपने घर में रहना है और जहां पर इस तरह से लोग नहीं पहुंच सकते हैं, जैसे हमारे काउंसिल, तो हमारे क्या कॉन्सेप्ट है मोबाइल स्टडी सेंटर। वो स्टडी सेंटर वो मोबाइल वैन से जाती है और उस गांव में अगर 50 लोगों ने ले लिया, ऐसा कई एक्सपेरिमेंट्स मध्य प्रदेश में हुआ, तो वहीं पर उनकी क्लासेस लगाई जाती है, चाहे वो छोटे से किसी विद्यालय में या किसी एनजीओ की सहायता से वो लगाते हैं। तो इस तरह से ये कुआं जो है प्यासे के पास पहुंचता है। और मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ये प्रवेश प्रभारी है, कि और बता दें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाना हो। देखिए, प्रवेश लेना इग्नू में बहुत सरल है। 2 तरह से प्रवेश होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो कॉमन प्रैक्टिस है वो ऑनलाइन प्रवेश की, और सबसे ज्यादा सुविधाजनक भी वही रहती है, क्योंकि कहीं से भी किसी भी समय पर जो है आप अपने घर से बैठ करके इग्नू में प्रवेश की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इग्नू में प्रवेश लेने के लिए इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट ignou.ac.in, ये जो नीचे हम लोग कैप्शन भी डाल देंगे, ignou.ac.in में आप जाएंगे और सामने आप देखेंगे रजिस्टर ऑनलाइन। तो रजिस्टर ऑनलाइन में फ्रेश एडमिशन में जाकर के रजिस्टर करना होता है। एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाता है। फिर इस लॉगिन से आप जाकर के अपने सारे डिटेल्स भर सकते हैं। फिर आप अपना कोर्स सिलेक्शन कर सकते हैं ऑनलाइन ही, और ऑनलाइन ही आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन बहुत ईजी है। डॉक्यूमेंट्स में अगर आप जैसे ग्रेजुएशन का कोई कोर्स करना चाहते हैं तो सिर्फ 12th और 10th 2 मार्कशीट्स की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होती है। इसके अलावा अपना सिग्नेचर और एक फोटोग्राफ अपलोड करना होता है। इसके अलावा अगर किसी का नाम अगर आफ्टर मैरिज चेंज होता है तो उस प्रोसेस में एफिडेविट वगैरह की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज अगर आप हम यहाँ क्लास 12 के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो उनके इसमें इस तरह का जरूरत नहीं है। हाँ, अगर फिर भी उनके किसी नाम में कभी परिवर्तन आया है तो उसके लिए एफिडेविट की जरूरत पड़ेगी। तो ये सिर्फ इतनी सी प्रक्रिया के बाद फिर ऑनलाइन ही फीस सबमिशन हो जाता है। तो ऑनलाइन फीस सबमिशन के बाद क्या होता है कि जब आप कर देते हैं तो वो प्रोसेस आपकी ओर से, लर्नर की ओर से कंप्लीट हो जाता है और इग्नू उसको चेक करता है, वेरीफाई करता है सारे डॉक्यूमेंट्स को। इसमें ईमेल आईडीज और मैसेजेस के थ्रू काफ़ी काम होता है। तो लर्नर को अपने ईमेल आईडी पर नज़र बनाए रखना होता है। अगर उसके फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई डिस्क्रिपेंसी होती है तो उसको ईमेल कर दिया जाता है कि आप ये डिस्क्रिपेंसी ऑनलाइन पर जाकर के वापस ठीक कर दीजिए। ऐसा करने के बाद जब उसका फॉर्म कंप्लीटली ठीक होता है तो उसका प्रवेश कर दिया जाता है और उसकी इंफॉर्मेशन भी ऑनलाइन ही भेज दी जाती है। लर्नर एक ऐप, इग्नू ऐप के जरिए अपनी सारी जानकारियाँ, असाइनमेंट्स की जानकारी, अपने आई कार्ड की जानकारी, वो सारी डाउनलोड कर सकता है। तो इस तरह की बहुत एक सरल प्रक्रिया के थ्रू इग्नू में ऑनलाइन एडमिशन हो जाता है। अगर किसी को ऑनलाइन एडमिशन स्वयं करने में दिक्कत हो तो MP ऑनलाइन की भी मदद ले सकता है, लेकिन कोशिश यही करना चाहिए कि जो पेमेंट है फीस के वो अपने ही अकाउंट से किए जाए।
क्योंकि क्या होता है कि अगर किसी कारणवश प्रवेश नहीं हुआ डिस्क्रिपेंसी की वजह से या किसी और वजह से, तो वो फी जो है वो रिफंड हो जाती है उस व्यक्ति के अकाउंट में। उसमें 200 रुपये रजिस्ट्रेशन की फीस कटती है और बाकी की फीस रिफंड हो जाती है। तो इस तरह की प्रक्रिया है। और अगर कोई फिर भी किसी भी कारण से बिल्कुल अंत में अगर नहीं कर पाता है ऑनलाइन एडमिशन, तो हम ऑफलाइन प्रवेश के लिए भी उसको मदद करते हैं। तो इस तरह की एक सुगम सी प्रक्रिया है इग्नू के प्रवेश की। Thank you so much, ma'am. Thank you, Dr. Anshman Upadhyay. Thank you, Smriti ma'am.